नमस्कार बंधुओं, हम लोगों ने पिछले संदर्भों में उपमा और रूपक अलंकार समझा। आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बात करेंगे। आप उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखिए। उत्प्रेक्षा में उपमेय को उपमान से भिन्न मानते हुए भी उसमें उपमान की बलपूर्वक संभावना की जाती है। आप पिछले बात एक बार दोहरा लें। उपमा अलंकार में उपमेय में उपमान की समानता दर्शाई गई, रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप था, और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आप देखें कि संभावना दर्शाई जाती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध और सरल उदाहरण है, आप देखें। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस उदाहरण में आंसुओं से भरे हुए उत्तरा के नेत्र ओस के कण युक्त पंकज की संभावना की गई है, और संभावना करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उत्प्रेक्षा वाचक शब्द कहते हैं, जैसे मानो, जानो, मनु, जनु, जानो आदि, तथा इनके पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं। आप समझने की चेष्टा करें। जिस भी पंक्ति में जनु, जानो, मनु, मानो शब्द आते हैं तो आप समझिए कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। या किसी पद्य पंक्ति में जनु, जानो, मनु, मानो वाचक शब्द यदि आते हों तो आपको ये मान लेना चाहिए कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला वस्तु उत्प्रेक्षा, दूसरा हेतु उत्प्रेक्षा और तीसरा फलोत्प्रेक्षा। पहले संदर्भों में देखिए आप, वस्तु उत्प्रेक्षा के अंतर्गत किसमें एक वस्तु की दूसरे वस्तु के रूप में संभावना की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें आप कि उन्नत हिमालय से धवल यह सुरसरी यों टूटती, मानो पयोधर धरा के दुग्ध धारा छूटती। इस उदाहरण में आपने हिमालय को पयोधर और गंगा को दूध की धारा मान लिया गया है, और आपने समझा कि देखा कि पयोधर से पहले शब्द है मानो। तो आपने इसमें देखा कि एक वस्तु की दूसरे रूप में संभावना की गई है। पयोधर और गंगा को दूध की धारा मान लिया गया है। तो इस तरह से हिमालय को पयोधर और गंगा को दूध की धारा मान लिया गया। तो ये एक वस्तु की दूसरे वस्तु में संभावना की गई, इसलिए यहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। आइए आप देखते हैं। आप देख रहे होंगे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत संक्षिप्त परिभाषा के बतौर आप देखें, अहेतु में हेतु की संभावना की जाने को हेतु उत्प्रेक्षा कहते हैं। अर्थात एक सरल उदाहरण के माध्यम से आप समझें। मनो कठिन आंगन चली, ताते राते पाँव। अर्थात सुकुमार स्त्रियों के चरण स्वतः ही लाल होते हैं। यहाँ पर कवि उनके चरणों के लाल होने के कारण हेतु कठिन आंगन पर चलना संभावित करता है। अतः यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। आप देखते हैं कि हेतु अर्थात स्त्रियों के चरण स्वतः ही लाल होते हैं। यहाँ पर कवि उनके चरणों के लाल होने के कारण हेतु यानी कठिन आंगन पर चलना संभावित करता है। अतः यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। मनो कठिन आंगन चली, ताते राते पाँव। तो बहुत ही सरल उदाहरणों के माध्यम से आपने हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार देखा। आइए अब देखते हैं फलोत्प्रेक्षा। इसमें अफल में फल की संभावना की जाती है, अर्थात जो फल या उद्देश्य नहीं होता उसको फल या उद्देश्य मान लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मनहु विधि, तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखिबे काज, दृग पग पहुँचन को क्यों भूषण पायंदाज।
अर्थात आप समझें इसको कि स्त्री के शरीर पर आभूषणों का होना स्वाभाविक है। आभूषण दृष्टि का मैल पहुँचने के लिए पायदान का काम नहीं करते हैं, पर यहाँ उस फल के लिए इनके आभूषणों की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ फलोत्प्रेक्षा है। अर्थात फलोत्प्रेक्षा को आप फिर से समझें, जैसे स्त्री के शरीर पर आभूषणों का होना स्वाभाविक होता है, आभूषण दृष्टि का मैल पहुँचने के लिए पायदान का काम नहीं करते हैं, पर यहाँ उस फल के लिए उनकी यानी कि आभूषणों की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ फलोत्प्रेक्षा है। और ये आपने देखा शब्द में पहले ही, मनु विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ राखे बेकाज, दृग पहुँचन को किए भूषण पायंदाज। तो इस प्रकार से आपने ये देखा फलोत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद। और अब आप इसके अंतर्गत उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार के अंतर भी साथ साथ समझ लें, ताकि कुछ विद्यार्थियों को कहीं भ्रांति हो तो वो दूर हो जाती है। उत्प्रेक्षा में उपमेय व उपमान की संभावना करके दोनों में विद्यमान भेद को कम कर दिया जाता है, पर उपमा में उपमेय उपमान में समता की जाती है। उपमेय तथा उपमान में भेद बना रहता है। और उत्प्रेक्षा के अंतर्गत सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग घड़ा, ये उदाहरण है। इस उदाहरण में फूटे हुए सिर में लाल रंग से भरे घड़े को मानो शब्द के द्वारा संभावना की गई है। दोनों के भेदों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। उपमा अलंकार में दोनों में भेद है, अलग अलग हैं, पर समानता दर्शाई जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में भेद को समाप्त कर दिया जाता है और उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाती है। उपमा अलंकार के अंतर्गत देखिए, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। यहाँ पूर्णेंदु से मुख की समता की गई है, पर दोनों में भिन्नता बनी हुई है। सारांश यह है कि उपमा में उपमेय और उपमान की तुलना रहती है, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। अर्थात बंधुओं, आप समझ रहे होंगे कि उपमेय उपमान में जहाँ समानता दर्शाई जाए वहाँ उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। ये अंतर होता है उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में। इससे पहले हमने समझा था रूपक अलंकार। तो रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में भी एक संक्षिप्त सा परिचय आप समझ लें। उत्प्रेक्षा में उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, पर रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप कर उसे उपमान बना दिया जाता है। जैसे मुख मानो चंद्र है, अब यहाँ मानो शब्द आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ, और मुख चंद्र है यह रूपक अलंकार हो गया। तो इस प्रकार रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर हुआ। बहुत सरल उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको समझाने की चेष्टा की है। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो सादर आमंत्रण है। मेरा ये प्रयास उन विद्यार्थियों के लिए है जो सरल शब्दों से इन उदाहरणों के माध्यम से अलंकार को समझना चाहते हैं। अगर मेरा ये प्रयास सार्थक हुआ तो निश्चित रूप से उनके लिए उपयोगी होगा। फिर भी कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्न आमंत्रित है। धन्यवाद।